Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you people are all right, and our today's topic is radiochemical methods and techniques, and how our sample is analyzed using these techniques. So before starting the topic, if you people have not subscribed to my channel, then do it right now, and recommend my channel to your fellows and metric students for chemistry online classes. Thank you. And do like the video if you really liked it. Okay जी, so let's start. Learning outcomes क्या हैं जी हमारे? हम देखेंगे जी रेडियो केमिस्ट्री क्या है और रेडियो केमिकल एनालिसिस क्या है. रेडियो केमिकल एनालिसिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, रेडियो एक्टिव डिके की कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो किस किस तरह से होंगे, कौन से रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को हम फार्मास्यूटिकली यूज़ करते हैं, और रेडियो एक्टिविटी में यूनिट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं. जब हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं तो वहाँ पर यूनिट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं. ठीक, और उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द डिटेक्टर्स मेनली, कि रेडिएशंस जो हैं उनको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे. और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी एप्लीकेशंस में रेडियो इम्यूनो एसे को डिस्कस करेंगे और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो है उसको देखेंगे कि उसमें क्या रोल है रेडियो केमिस्ट्री का. ठीक है जी. सो विदाउट वेस्टिंग योर्स एंड माइंड टाइम, लेट्स स्टार्ट. ओके जी. सो पहले है जी रेडियो केमिस्ट्री क्या है. इट इज़ अ स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने रेडिएशंस को इमिट करना है. ठीक, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स. रेडियो एक्टिव डिके इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, उसको हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं. रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ को देखेंगे कितने टाइम के बाद हमारा जो रेडियो आइसोटॉप है वो 50% रह जाएगा, हाफ रह जाएगा. और मेजरमेंट किस तरह से करेंगे रेडियो एक्टिविटी की, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं रेडियो केमिस्ट्री में. अब रेडियो केमिकल एनालिसिस का मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो सैंपल होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता. ठीक, वो हमेशा जो है वो रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा, क्योंकि हम सिंपली क्या करें जी, उसकी रेडिएशन जो इमिट हो रही हैं उसको डिटेक्ट कर लें और देख लें जी हमारे सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट है, कितना कितना प्रेजेंट है. इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि हमारा सैंपल क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल को रेडियो एक्टिव बनाते हैं थ्रू डिफरेंट मैथड्स. उन मैथड्स को भी डिस्कस करेंगे हम कि हम किन मैथड से अपने सैंपल को रेडियो एक्टिव बनाते हैं. ठीक है. तो इससे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं. जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनको सही से डिटेक्ट करके और उनको रिकॉर्ड करके, उनको एम्पलीफाई करके. ठीक है जी. उसके बाद यहाँ पर टर्म्स लिखी हुई हैं जी, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और रेडियो आइसोटॉप्स और रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स, नॉट न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी. ओके जी. रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, रेडियो आइसोटॉप और रेडियो न्यूक्लाइड्स जो हैं ये सारी जो है सिमिलर टर्म्स हैं. ठीक है. अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या है, वो आइसोटॉप जो रेडिएशन इमिट करेगा. आइसोटॉप क्या आता है जी, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर और हैविंग डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर बट सेम, जिसे कहते हैं एटॉमिक नंबर. ठीक है. तो रेडियो आइसोटॉप, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप तो एक ही चीज़ है. अब इन आइसोटॉप का जो न्यूक्लियस है उसको हम नाम देते हैं रेडियो न्यूक्लाइड का. ठीक हो गया. अच्छा जी. अब इसमें होगा क्या जी कि न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है. अनस्टेबल यूजुअली होता है जी, हम जब बात करते हैं एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है, लेकिन ये भी हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं कि मोर देन 82 का मतलब क्या है. ज़रूरी नहीं है कि हर वो न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 हो वो अनस्टेबल हो. ठीक है. और ज़रूरी नहीं है हर वो जिसका लेस देन 82 हो वो अनस्टेबल हो. तो इसको भी डिस्कस करते हैं. अच्छा, फिलहाल आप लोग ये देखें कि न्यूक्लाइड जो है वो नेचुरली भी अनस्टेबल हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हम उसको अनस्टेबल बना सकते हैं. जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो सैंपल है समटाइम्स वो इटसेल्फ रेडियोएक्टिव नहीं होता, हम उसको खुद रेडियोएक्टिव बनाते हैं. तो न्यूक्लियस रेडियोएक्टिव होगा तो क्या करेगा कि वो स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस को एमिट करेगा. ठीक है. जिसको हम रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं. और ये डिके अल्फा डिके हो सकता है, बीटा डिके हो सकता है, गैमा डिके हो सकता है, एक्सरे एमिशन हो सकती है. ठीक है. ये सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं इसमें. तो सारी टर्म्स आगे यूज होंगी और ये अल्टरनेटिव यूज होंगी तीनों टर्म्स, इसलिए इनको कंफ्यूज नहीं करना. ओके जी. अभी मैंने आपको बताया कि मोर देन 82 का मतलब लाजमी नहीं है जी मोर देन 82 ऑलवेज अनस्टेबल एंड लेस देन 82 ऑलवेज स्टेबल.
ठीक है जी। तो मैंने साइड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई सम न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल या रेडियोएक्टिव। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके कुछ आइसोटॉप स्टेबल होते हैं, कुछ स्टेबल नहीं होते। जैसे हमारे पास कार्बन है तो कार्बन 12 और कार्बन 13 जो है वो स्टेबल है, जबकि कार्बन 14 जो है वो रेडियोएक्टिव है, रेडिएशन एमिट करता है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास एक होता है बैंड ऑफ स्टेबिलिटी। वो बैंड ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, उसमें एक स्पेसिफिक रेशियो होती है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। अगर वो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस में तो वो स्टेबल होगा, अगर उससे कम या ज़्यादा है तो वो रेडियोएक्टिव होगा। ठीक है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो भी होती है और इसको हम वो भी कहते हैं मास नंबर टू एटॉमिक नंबर रेशियो। ठीक है, तो अगर किसी एटम में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हैं या बहुत कम न्यूक्लियस हैं या एनर्जी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होगा, वो रेडियोएक्टिव होगा, वो अनस्टेबल होगा। और वो अपने आप को स्टेबल किस तरह से करेगा, वो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करके अपने आप को स्टेबल कर सकता है। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कब कन्वर्ट करेगा, जब उसके पास न्यूट्रॉन कम होंगे, और जब न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं आगे जाके बीटा डीके में। और इसके अलावा अपनी एनर्जी इमिट करेगा अगर उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी तो। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल करता है, एक रेडियो एक्टिव एटम। आगे हमारे पास आ जाती हैं जी टाइप्स ऑफ रेडियो केमिकल मैथड्स, कि अगर हमने अपने सैंपल को रेडियो एक्टिव बनाना है और उसको एनालाइज करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड हम कौन सा चूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट कौन सा है, हमारा रेडियो आइसोटोप की टाइप क्या है और हमारा सैंपल का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अपने मेथड्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास एक्टिवेशन एनालिसिस, आइसोटोप डाइल्यूशन और ट्रेसर मेथड है। अगर हम एक्टिवेशन एनालिसिस की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने सैंपल में रेडियोएक्टिविटी इंड्यूस करेंगे किस तरह से, बाय इरेडिएशन विद द न्यूट्रॉन और द चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल या न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे हम अपने सैंपल पर, और इस बम्बार्डमेंट की वजह से या इस इरेडिएशन की वजह से हमारा सैंपल जो है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रीअरेंजमेंट होगी। उस रीअरेंजमेंट की वजह से वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा उसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब वो रेडियो एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। तो जिस रेडिएशन को वो इमिट करेगा उसको हम डिटेक्ट करेंगे और हम डिटर्मिन करेंगे कि हमारा जो एटम है वो कौन सा एटम है। ठीक, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अगर हमारा मिनरल है, कोई मिनरल है तो उसमें कौन कौन से ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन जो एक्टिवेशन एनालिसिस है वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, NAA, वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। ठीक है जी, दूसरा मेथड हमारे पास आता है जी आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड। आइसोटोप डाइल्यूशन में हमने क्या करना है कि आइसोटोप, जिस तरह से नाम से जाहिर है आइसोटोप की डाइल्यूशन करेंगे, लेकिन कौन से आइसोटोप की और किस में, दैट इज द क्वेश्चन। ओके जी, adding to a substance a known quantity of radioisotope of element to be analyzed। अब जिस सैंपल को या जिस एलिमेंट को हमने एनालाइज करना है वो तो है नॉन रेडियो एक्टिव, उसी का रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेंगे और उसके साथ हम अपने सैंपल को डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, उसी एलिमेंट का आइसोटोप लेना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सैंपल में कार्बन 12 और कार्बन 13 है तो हम उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी कार्बन 14 के साथ उसको क्या कर लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे। इसको डाइल्यूट करके इसको मिक्स करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे। जो हमारे पास मिक्सचर ऑब्टेन होगा फिर उसमें से हम थोड़ा सा सैंपल लेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे। उसमें हम रेडियो एक्टिव की और नॉन रेडियो एक्टिव की, स्टेबल की और अनस्टेबल की रेशो देखेंगे, और उस रेशो से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसमें कौन सा एलिमेंट या कौन सा आइसोटोप कितना प्रेजेंट है। ठीक है, परसेंटेज डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है जी ट्रेसर मेथड। ट्रेसर मेथड जिस तरह से नाम से पता चल रहा है जी, ट्रेस करने के लिए। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने किसी एक एलिमेंट को या एक से ज़्यादा एलिमेंट को हमने रिप्लेस कर देना है रेडियो एक्टिव के साथ। ठीक है, यानी मैं फिर से कार्बन पे ही आऊँगी बिकॉज वो एक जनरल सी एग्जांपल आ जाती है कि कार्बन 13 को हमने या कार्बन 12 को हमने रिप्लेस कर दिया कार्बन 14 से। ठीक, तो अब हमने क्यों रिप्लेस किया, ताकि कार्बन 14 जो है उसको हम ट्रेस कर सकें, हम देख सकें कि हमारा रिएक्शन जो है उसमें किस किस तरह से चेंजेस आ रही हैं।
ठीक है, तो इस मेथड से हम डिटर्मिन कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटर्मिन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। टाइप्स में मैंने अभी आपको बताया अल्फा डीके हो सकता है, बीटा डीके हो सकता है, गैमा डीके हो सकता है। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा डीके की। अल्फा पार्टिकल जो है इसका मतलब क्या होता है जी, हीलियम, मास नंबर इज 14 एंड एटॉमिक नंबर इज 2। तो यहाँ पर जो ए मैंने लिखा हुआ है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी जो है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेंज का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा या रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, वो जब अल्फा डिके होगा उसमें तो उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मास भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हैवियर आइसोटोप में अल्फा डिके होता है। और दूसरी बात ये कि अल्फा डिके इटसेल्फ भी क्या है, अल्फा जो पार्टिकल्स हैं वो हैवियर हैं देन द अदर वंस, देन बीटा एंड देन गैमा, उनसे हैवियर है ये, क्योंकि हमें उसके मैस से पता चल रहा है 4 मैस है इसका। ठीक, इसके अलावा इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल अल्फा पार्टिकल्स का ही है। पेनिट्रेशन रेंज सबसे कम अल्फा पार्टिकल की है और चार्ज इनपे +2 होता है और जब ये रिलीज होते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल है जी हमारे पास यूरेनियम की, यूरेनियम 238 जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करके अल्फा डिके की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू थोरियम 234। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैस नंबर भी चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया। ठीक है, मैस नंबर डिक्रीज हो गया बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। रीजन अगेन क्योंकि हीलियम निकल रहा है तो उसमें हमने दोनों साइड्स पे एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को बैलेंस करना होता है। ओके जी, उसमें हमारे पास है जी बीटा डिके। बीटा डिके में मैस नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। अब याद रखिएगा एटॉमिक नंबर के चेंज होने का मतलब है हमारा एटम ही चेंज हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा जी, ये अल्फा से लाइटर है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इसका अल्फा से कम है और अल्फा से ज़्यादा ये पेनिट्रेटिंग है। 3 टाइप्स हैं इसकी जिनको हम डिस्कस करते हैं जी, नेगेट्रॉन फॉर्मेशन, पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नेगेट्रॉन फॉर्मेशन जो है उसको हम बीटा माइनस डीके कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहली बात ये उन एलिमेंट्स में होगा, ये उन एटम्स में होगा जिसमें जो न्यूट्रॉन नंबर हैं वो ज़्यादा हैं, प्रोटॉन नंबर कम है। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा है, प्रोटॉन नंबर कम है। चूंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो क्या होंगे, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बीटा नेगेटिव या बीटा माइनस भी कह रहे हैं और नेगेट्रॉन भी कह रहे हैं। ठीक है जी, तो चूंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर को इंक्रीज होना चाहिए, एटॉमिक नंबर शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1। और मैस नंबर चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है तो न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में चेंज होने की वजह से मैस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बीटा डीके में मैस नंबर पे इफेक्ट नहीं आता। एग्जांपल यहाँ पर कार्बन की दी हुई है, कार्बन 14 है हमारे पास और वो चेंज हो रहा है नाइट्रोजन 14 में। दोनों का मैस नंबर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है फ्रॉम 6 to 7। तो एटॉमिक नंबर के चेंज होने की वजह से एटम क्या हो गया, चेंज हो गया फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। ठीक है जी, और मैंने आगे बताया कि किस में होगा, जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है, यानी A/Z जो है वो स्टेबल से ज़्यादा है। स्टेबल मतलब वही जो हमने बैंड ऑफ स्टेबिलिटी डिस्कस किया था। तो बैंड ऑफ स्टेबिलिटी से अगर हमारी A/Z रेशो ज़्यादा होगी तो उसमें नेगेट्रॉन फॉर्मेशन होगी, यानी बीटा माइनस डीके होगा। और अगर A/Z रेशो स्टेबल से कम होगी तो उसमें पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन होगी या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। और अगर A/Z स्टेबल से कम है लेकिन हमारा जो न्यूक्लियाई है वो लाइट है, उसका मैस कम है, A/Z रेशो स्टेबल से कम है और न्यूक्लियाई जो है वो लाइट है, तो वहाँ पर पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर A/Z स्टेबल से कम है और एट द सेम टाइम न्यूक्लियाई जो है वो हैवी है, तो वहाँ पर डायरेक्टली पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन नहीं होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। अब देख लेते हैं दोनों क्या बलाएँ हैं, पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ और जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अच्छा जी, पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन में क्या होगा कि जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और साथ में क्या बनेगा, एक पॉजिट्रॉन बनेगा। अब पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है जी, ये एंटी मैटर पार्टिकल है। एंटी मैटर क्या होता है, एंटी मैटर जो हम कहते हैं जी इन अ सेंस कि वो बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा मैस है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है
कि उस पर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है, पॉजिट्रॉन। अगेन चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या हो गया, कम हो गया। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास नंबर पे अगेन कोई इफेक्ट नहीं होगा। एग्जांपल हमारे पास जिंक की है, जिंक जो है वो कॉपर में चेंज हो जाएगा बाय द पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन, जिसको हम बीटा प्लस से इंडिकेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस चार्ज से। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ही चेंज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज नहीं हो रहा। होता क्या है कि जो एक्सटर्नल जो न्यूक्लियस के बाहर के शेल्स हैं वहाँ से न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनटू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो अगेन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है लेकिन उस पर चार्ज जीरो है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पॉजिट्रॉन बताया कि वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है लेकिन उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से जो न्यूट्रिनो है वो भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है लेकिन उस पर चार्ज क्या है, जीरो है। अब यहां पर अगेन चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो Z डिक्रीज्ड बाय 1 एंड एटॉमिक नंबर रिमेन सेम। सो दिस इज अबाउट द बीटा डीके। आगे चलते हैं जी टुवर्ड्स गामा डीके। गामा डीके जो है वो लाइटेस्ट है बिकॉज इसका मास जो है वो जीरो होता है। मास चूंकि जीरो होगा तो फिर हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके मास नंबर पे और उसके एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है। लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड मोस्ट पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग बहुत ज़्यादा है ये, जी सेम ए सेम। और गैमा रे एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट तरह की गैमा रे है। तो गैमा रे इज जो है वो यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन। एक्सरे एमिशन है तो एक्सरे एमिशन के जो है वो किसके रिजल्टेंटली हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के रिजल्टेंट में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में वन ऑफ द एग्जांपल इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसमें क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो न्यूक्लियस कैप्चर कर रहा था और कैप्चर करने के बाद उसको न्यूट्रॉन में और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। इसके अलावा फ्रॉम इंटरनल कन्वेयन है। इंटरनल कन्वेयन क्या होती है कि न्यूक्लियस एक्साइटेड हुआ और न्यूक्लियस ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने एटम छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट होगा तो इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगी एक्सरेज, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सरे इमिट हो रही है दे आर इन द कंपेरिजन विद गैमा रेज, ठीक है। यानी एक्सरे और गैमा रे जो हैं दोनों में से कोई भी रिलीज हो सकती है इन रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल कन्वेयन, ठीक है। ओके जी, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जो है कौन कौन से आइसोटॉप्स के साथ डील करता है। वेरी वीक बीटा एमिटर्स, जिसमें हमारे पास ट्राइटियम की एग्जांपल है, दैट इज वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। मॉडरेटली वीक एंड स्ट्रॉन्ग बीटा एमिटर्स में हमारे पास कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस की एग्जांपल है। और गैमा एमिटर्स में हमारे पास आयोडीन 131, आयोडीन 125 और कोबाल्ट 60 की एग्जांपल है। अच्छा जी, नाउ अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन से टाइप ऑफ रेडिएशंस जो है वो इमिट हो रहे हैं, क्योंकि हम तो रेडिएशंस को नहीं देख सकते। तो हमें ये किस तरह से पता चलेगा, हमें कैसे पता चल सकता है। अनस्टेबल आइसोटॉप है, उस रेडिएशंस को इमिट किया। अब जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उस पर हमने परपेंडिकुलरली फॉल करवानी है मैग्नेटिक जो है ना वो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फॉल करवाएंगे परपेंडिकुलरली और हमारे पास रिजल्ट आएगा सामने एक फोटोग्राफिक फिल्म पे। उस फोटोग्राफिक फिल्म पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उससे हम डिटरमिन कर सकते हैं द टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास रेडिएशन के यूनिट्स हैं। अगर हमने एक्टिविटी मेजर करनी है तो हमारे पास क्यूरी यूनिट है, मैरी क्यूरी से याद रखिएगा, CI से डिटरमिन करते हैं, 3.7 × 10 के बराबर है ये। और इसमें हम डिटरमिन क्या करते हैं जी, नंबर ऑफ एटम्स जो डिके होंगे पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने एटम्स डिके हो रहे हैं उसको हम क्यूरी में मेजर करेंगे। जबकि SI यूनिट इसका बैक्यूरल है और जो कि 1 डिसइंटीग्रेशन के बराबर है, ठीक है जी। एब्जॉर्ब डोज का मतलब क्या है कि कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर हम बॉडी टिश्यूज की बात करें तो बॉडी टिश्यूज में कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं। रेड इसका यूनिट है जी और ग्रे SI यूनिट है, 1 जूल पर केजी के बराबर है पर केजी टिश्यू।
इसके अलावा हमारे पास बायोलॉजिकल डैमेज है, तो बायोलॉजिकल डैमेज क्या मेजर करेगा कि बायोलॉजिकल डैमेज कितना हो रहा है डिफरेंट रेडिएशन की वजह से, यानी डिफरेंट रेडिएशन का क्या इफेक्ट है बायोलॉजिकल डैमेज पे, किस तरह से हमारे टिश्यूज को डैमेज कर रही हैं। इसका जो कॉमन यूनिट हम यूज़ करते हैं वो रैम है, जो कि रेडिएशन रेड इक्विवेलेंट है। इसको हम मेजर कैसे करते हैं जी, रैम इज इक्वल्स टू रेड इनटू फैक्टर, जिस फैक्टर से जिस जो है वो रेशो से जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो डैमेज हो रहे हैं वो वाला फैक्टर यहाँ पर आएगा, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो स्वाट है, SV। ठीक है जी। रेडिएक्टिव हाफ लाइफ क्या होती है जी, हमें पता है जी, जिसके बाद हमारा जो आइसोटोप है, हमारा जो एलिमेंट है वो कितना रह जाएगा, 50% रह जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर आयोडीन 131 है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 20 था, 10 रह गया, सेकंड के बाद 5 रह गया और थर्ड के बाद 2.5 रह गया, यानी 50% होता गया। ठीक है, और आयोडीन के साथ बन क्या रहा है, दूसरा जीनोन। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो मैस नंबर सेम रह रहा है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, बिकॉज हमारा एटम ही चेंज हो रहा है, आयोडीन से जीनोन बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा डीके है, यहाँ पर बीटा डीके है। ठीक है, तो आयोडीन जब जीनोन में कन्वर्ट हो रहा है और 50% हर पॉइंट पर। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं 20 से 10 हुआ और 10 से 0 पे चला गया। पीपल आर वेल नोन के ये हाफ लाइफ का मतलब क्या है, 20 से 10 और 10 के बाद अब 10 का हाफ होना है, 5 के बाद 5 का हाफ होना है, 2.5 के बाद 2.5 का हाफ होना है। ठीक, अच्छा जी, हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल सा जो है वो मेथड है यहाँ पर कि जितनी हाफ लाइफ गुजरी होंगी उतनी बार हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनिशियली 40 ग्राम था, 2 हाफ लाइफ के बाद हमने डिटर्मिन करना है कि उसका कितना मैस रह गया, तो हमने 2 टाइम्स उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 10 mg आ जाएगा, यानी हमें पता चल गया कि 2 हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, 10 mg रह जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास एक डीके कर्व होती है, जिस तरह से यहाँ पर आयोडीन 131 की दिखाई हुई है, उसकी हाफ लाइफ 8 डेज होती है। ठीक है, तो हर 8 डेज के बाद उसका ग्राफ क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है। क्यों डाउन आ रहा है, बिकॉज उसकी अमाउंट कम हो रही है ईच टाइम बाय 50%, यानी 20 से 10 पे आई, 10 से 5 पे आई, 5 से 2.5, 2.5 से मजीद हाफ और फिर मजीद हाफ आफ्टर 40 डेज एंड 5 हाफ लाइफ्स। ठीक है जी, तो ये डीके कर्व हो गई। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास रेडियो केमिकल मैथड ऑफ एनालिसिस की। 2 बेसिक चीज़ें जो मस्ट होनी ही होनी है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, वो है डिटेक्टर और रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सोर्स है जिससे इंड्यूस होगी रेडिएक्टिविटी, सेल है जो होल्ड करेगा सैंपल को, डिटेक्टर है और रिकॉर्डिंग सिस्टम है। ठीक है, डिटेक्टर जो है वो मॉनिटर करता है एमिशन फ्रॉम द सैंपल। ठीक, अब डिटेक्टर ने क्या करना है, उसने कन्वर्ट कर देना है रेडियोएक्टिव एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस को काउंट्स में कन्वर्ट कर देना है रिकॉर्डिंग सिस्टम ने। अब डिटेक्टर की हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक गैस डिटेक्टर है, गैस डिटेक्टर का गैस फिल डिटेक्टर है, जिसमें हम गैस को फिल कर देते हैं और उसकी आयोनाइजेशन देखते हैं, हमारे रेडिएशन किस हद तक आयोनाइज करेगी उसे, और उस आयोनाइजेशन की वजह से जो आइंस बनते हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, और इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने के बाद हम उनकी जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसमें हम देख लेते हैं कि कितने काउंट्स आ रहे हैं हमारे पास आइंस के या इलेक्ट्रॉन्स के। उसके बाद सिंटिलेशन मेथड है। सिंटिलेशन मेथड का ये है कि इसमें हम ग्लो प्रोड्यूस करते हैं अपनी रेडिएशन में, और ग्लो की वजह से वो विजिबल हो जाती है। और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हम पी जंक्शन बनाते हैं, एन जंक्शन बनाते हैं, दरमियान में एक डिप्लीशन जोन होता है, उस डिप्लीशन जोन पर रेडिएशंस जो हैं वो थ्रो करते हैं। रेडिएशंस के थ्रो करने की वजह से वहाँ पर जो एटम्स हैं वो आयोनाइज होते हैं, और अगेन जो आयोनाइज्ड एटम्स हैं उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो गैस आयोनाइजेशन जो है उसमें फर्दर हमारे पास 3 तरह के डिटेक्टर्स आ जाते हैं। आयोनाइजेशन चैम्बर है, प्रोपोर्शनल काउंटर है और गीगर मोलर है। इनको हम देख लेते हैं जी। अच्छा, गैस फिल डिटेक्टर जिस तरह ने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें जनरल प्रिंसिपल क्या है जी, रेडिएशन है, उसको यानी रेडिएशन कौन सी जो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या रेडिएक्टिव आइसोटोप से या हमारे सैंपल से इमिट हो रही है वो गैस पर फॉल करवाएंगे। गैस हमारे डिटेक्टर में है और गैस जो है वो आयनाइज हो जाएगी, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसको हम मेजर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो 3 टाइप्स है जो भी मैंने बताई आप लोगों को, उसमें डिफरेंस ये है कि हम तीनों में डिफरेंट तरह का वोल्टेज अप्लाई करते हैं।
ठीक। तो सबसे कम वोल्टेज जो है वो आयन चैम्बर में हम देते हैं, उसके बाद प्रोपोर्शनल जो काउंटर है उसमें है, और तीसरा जो गीगर मूलर काउंटर में सबसे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं जी। आयन चैम्बर और आयनाइजेशन चैम्बर दोनों नाम है इसके। ये मेनली जो है वो अल्फा रेज के लिए है। अब अल्फा रेज के लिए क्यों है, बिकॉज अभी हमने कहा कि जो अल्फा रेज हैं उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो चूंकि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन है उसको हम इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं होती। जो मल्टीप्लिकेशन या एम्प्लीफिकेशन है जो अगले दो प्रोसेसेस में होगी, इसमें नहीं होगी। अच्छा, बीटा और गैमा रे को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, अगेन वही रीज़न के, चूंकि वो इतनी ज़्यादा आयनाइजेबल नहीं है, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है, वो गैस को आयनाइज नहीं कर सकेंगी उस पोटेंशियल जिस पोटेंशियल से अल्फा कर सकती है, इसलिए हम उनको इस मेथड से डिटेक्ट नहीं कर सकते कम वोल्टेज पे। अगले मेथड्स में हम वोल्टेज बढ़ा देंगे, इसलिए ये वाली रेज भी डिटेक्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट से ज़्यादा होता है। अब इसकी अगर आप लोग डायग्राम देखो तो उसमें सबसे पहले जो है वो रेडिएशन एंटर हो रही है, गैस मॉलिक्यूल पे फॉल करेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे। नेगेटिव जो है वो आपको एनोड वायर नजर आ रही है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव जो है वो कैथोड, जो कि आपका सिलेंडर है वो कैथोड है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव जो है उसको फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, मेनली एनोड को जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड में हम काउंट कर लेंगे और उसकी इंटेंसिटी को देख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि हम वोल्टेज क्यों अप्लाई कर रहे हैं। वोल्टेज अप्लाई करने का रीजन क्या है? प्रिवेंट आयन इलेक्ट्रॉन पेयर रिकम्बिनेशन। आयन इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिकम्बिनेशन है वो नहीं होगा। आयन बना, इलेक्ट्रॉन बना रेडिएशन के फॉल करने की वजह से। अब वो आयन और इलेक्ट्रॉन दोबारा मिलकर न्यूट्रल एटम भी तो बना सकता है ना, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई होता जाएगा वैसे वैसे वो रिकम्बाइन नहीं हो सकेंगे। रिकम्बाइन नहीं होंगे फिर ही तो डिटेक्ट होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ आयन पेयर इलेक्ट्रोड। जाहिर है जब वो रिकम्बाइन नहीं होंगे तो फिर वो इंपॉर्टेंट है वोल्टेज फॉर द डिटेक्शन। और तीसरा पॉइंट है मूव अप द इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस वर्किंग ऑफ द डिवाइस। अच्छा, इसको सैचुरेशन नहीं होने देता। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द एनोड। अब अगर क्या हो कि वोल्टेज हम अप्लाई ना करें तो क्या होगा कि एनोड और कैथोड पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो वोल्टेज की वजह से ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की सैचुरेशन हो जाएगी। और अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सैचुरेशन हो गए तो हमारी डिवाइस कॉन्टिन्यूसली वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए भी वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, ताकि वो एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल और कैथोड की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल आयन से अट्रैक्ट होते रहे और वो रिकॉर्ड होते रहे। ठीक है, देन हमारे पास प्रोपोर्शनल काउंटर है। प्रोपोर्शनल काउंटर जो है इसने एनर्जी को मेजर करना है। याद रखिएगा जो हमने अभी पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है हमने, आयन चैम्बर जो हमने पढ़ा है, दिस इज नॉट फॉर द सेक टू मेजर द एनर्जी। एनर्जी के लिए नहीं है ये सिर्फ अल्फा रे की डिटेक्शन के लिए है। ठीक है, मेनली। लेकिन जो प्रोपोर्शनल, जिस तरह से नाम इंडिकेट है प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनलिटी को हम इसकी किस तरह यूज़ करेंगे कि प्रोडक्ट आउटपुट जो हमारे पास आएगी वो प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन एनर्जी होगी। जितनी रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगी, उतने हमें काउंट्स ज़्यादा मिलेंगे। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी बाय द डिटेक्टर वो हमें ज़्यादा काउंट्स मिलेंगे उसके। बीटा रे के लिए है ये मेनली, इसमें काउंटिंग भी होगी और एनर्जी भी डिटेक्ट होगी। ठीक है, वोल्टेज मस्ट बी मेंटेन बिकॉज, अच्छा मैंने आपको बताया था कि पीछे जो है वो एम्प्लीफिकेशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी आयन चैम्बर में, लेकिन जो प्रोपोर्शनल काउंटर है उसमें मल्टीप्लिकेशन होनी है और उसमें एम्प्लीफिकेशन भी होनी है। और ये जो एम्प्लीफिकेशन है वोल्टेज डिपेंडेंट है, इसलिए हमें वोल्टेज को बहुत एहतियात से मेंटेन करना होता है। अगर आयन चैम्बर है तो उसमें वोल्टेज की मेंटेनेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें वोल्टेज चेंज भी कर देंगे, हमारे ग्राफ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, हमारा एनालिसिस गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनल काउंटर की बात करें तो इसमें वोल्टेज को जो मेंटेन करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस पर हमारी गैस की एम्प्लीफिकेशन डिपेंड कर रही है, उसमें हमारे आयंस की एम्प्लीफिकेशन डिपेंड कर रही है। ठीक है, अच्छा गीगर मूलर काउंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब इसमें हमने वोल्टेज मजीद बढ़ा दिया, इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं बीटा और गैमा के लिए है ये। ठीक है जी, तो इसमें क्या है जी, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। does not form at one point but spreads over the entire length of the central wire। जो सेंट्रल वायर है एनोड की, उसके किसी एक पॉइंट पर जो है वो एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, बल्कि पूरी वायर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम वो पढ़ते हैं ना अपने एक्शन पोटेंशियल का, कि थ्रेशोल्ड अचीव होगा तो उसके बाद वो खुद ब खुद पीक ऊपर चली जाती है,
थ्रेशोल्ड के बाद किसी जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, ट्रिगर की ज़रूरत नहीं होती थ्रेशोल्ड के बाद। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि 1000 वोल्ट का जब थ्रेशोल्ड मिल जाता है तो उसके बाद जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं गीगर मूलर काउंटर में, तो वहाँ पर क्या होगा कि एम्प्लीफिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, एम्प्लीफिकेशन एकदम से इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम ये डिटर्मिन नहीं कर सकते कि हमारा जो रेडिएशन है उसकी टाइप कौन सी है। इसीलिए गीगर मूलर काउंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करता है कि आइदर रेडिएशन प्रेजेंट है या नहीं है। टाइप ऑफ रेडिएशन के लिए ये नहीं है, टाइप ऑफ रेडिएशन नहीं बताता हमें, एनर्जी ऑफ रेडिएशन नहीं बताता गीगर मूलर काउंटर, वो हमें प्रोपोर्शनल काउंटर से पता चलेगी। ठीक है जी, यही मैंने बातें सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, एंटर हुआ सिलेंडर में, पॉजिटिव बना नेगेटिव बना, पॉजिटिव एनोड की तरफ गया, नेगेटिव कैथोड की तरफ गया, वही सारी चीज़ें हैं। डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करना है, तो वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करने की वजह से वहाँ पर मैकेनिज्म फ़र्क हो जाएगा, और मैकेनिज्म के फ़र्क होने की वजह से वहाँ पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो पर्पज़ है वो भी फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी सिंटिलेशन डिटेक्टर। सिंटिलेशन जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्लो हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं, हम अपनी रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, विजिबल कर लेते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, सेंटिलेटर और फोटो मल्टीप्लायर। सेंटिलेटर जो है वो ग्लोइंग मटेरियल है, उसमें ये सेंसर है। तो ग्लोइंग मटेरियल हम सीजियम आयोडाइड की यूज़ करते हैं, सोडियम आयोडाइड, थोरियम को। सोडियम आयोडाइड थोरियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, चूंकि हम ये यूज़ करें तो उसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि जब रेडिएशन फॉल करेगी इस सेंटिलेटर पे, तो आयोडीन जो है सोडियम आयोडाइड में, आयोडीन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा थोरियम को, और थोरियम जो है फिर जो रेडिएशन एमिट करेगा वो विजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह से बिस्मथ गैमेनेट को भी हम यूज़ करते हैं। फोटो मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो उसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। फोटो कैथोड है, फोटो कैथोड ने क्या करना है, फोटो कैथोड ने जो रेडिएशन आई है सेंटिलेटर से उससे वो एक्सपोज है, और उसकी वजह से वो क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उसके बाद फोकसिंग इलेक्ट्रोड है जो उस इलेक्ट्रॉन को फोकस करेगा। डायनोड्स जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीजिंग पोटेंशियल। बहुत सारे डायनोड्स लगे हुए हैं यहाँ पर, अगर आप लोग देखो तो नीचे डायग्राम में मैंने 8 डायनोड्स लगाए हुए हैं। तो डायनोड्स जो है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देना है एक, तो दूसरी बात ये कि सबका इंक्रीजिंग है, यानी पहले का कम होगा, दूसरे को ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल, तीसरे को ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल, चौथे को ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव पोटेंशियल जो कि बढ़ता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पर एम्पलीफाई होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी गैस को यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम एक तो सेंटिलेटर को यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हम फोटो मल्टीप्लायर को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देगा और अल्टीमेटली उनको डिटेक्ट करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है इसकी एप्लीकेशन, जिसमें हमारे पास रेडियो इम्यूनो एसे है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 1960 में जो है ये बर्सन और येलो ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और इंसुलिन के ऊपर उन्होंने इस जो है वो इस प्रोसेस को अप्लाई किया था। ठीक है, इसकी डायग्राम देख लें, दैट विल बी मोर जो है वो कंसिडरेबल। ओके जी, अच्छा इसमें अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले जो आप लोगों को एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ नज़र आ रही हैं वो रेड कलर में नज़र आ रही हैं, तो ये लेबल्ड हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एक मिक्सचर बनाना है एंटीबॉडी का और लेबल्ड एंटीजन का, या रेडियो एक्टिव एंटीजन का। ठीक है, किसका मिक्सचर बनाना है, जो हमने रेडियो एक्टिव एंटीजन ली है उसका, और उससे जो एंटीबॉडी बनेगी उसका। इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर लिया और इसमें हमने अपना सैंपल ऐड किया। अब जो सैंपल है उसमें हमारी एंटीजन लेबल्ड नहीं है, लेकिन जो हमने मिक्सचर लिया उसमें हमारी एंटीजन जो है उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगा था, यानी वो क्या है, लेबल्ड है। रेड में जो है वो लेबल्ड और ब्लू जो है वो लेबल्ड नहीं है। अब जब हम ब्लू वाली एंटीजन ऐड करेंगे, यानी अनलेबल्ड एंटीजन जब हम ऐड करेंगे, तो वो क्या करेगी, वो लेबल्ड को रिप्लेस करना शुरू कर देगी। ठीक है, यानी रेड वाली जो है वो रिप्लेस्ड बाय ब्लू वाली। ठीक, यानी जो रेडियो एक्टिव है उसको क्या चीज रिप्लेस कर रही है, अनलेबल्ड। ठीक है, अब इससे हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो है वो सैंपल है उसमें एंटीजन कितनी है। असल में हमने यही डिटरमिन करना है ना, रेडियो इम्यूनोएसे का मतलब यही है कि हमने ये डिटरमिन करना है कि हमारी एंटीजन हमारे सैंपल में कितनी प्रेजेंट है। तो अब हम करेंगे क्या कि हमने उसमें सैंपल ऐड कर दिया, उसने रिप्लेस कर दिया रेड वाली को। अब उसके बाद हमने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, उसको अगर हम HPLC से पास करें तो हमारे पास जो है वो सेंट्रीफ्यूज अगर करेंगे तो जो सुपर नेटेंट है, यानी जो उसके ऊपर है, वो हमारे पास आ जाएंगे फ्री एंटीजन्स, और जो नीचे PPTs होंगी वो होंगी बाउंड एंटीजन्स। ठीक है, दोनों के रेडियो एक्टिविटी को हम मेजर करेंगे।
ठीक है। अगर तो हमारे पास जो पीपीटीज हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो स्टार्ट में लेबल्ड थे, जो रेडियो एक्टिव एंटीजन्स अटैच थे एंटीबॉडी के साथ, उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एंटीजन्स ही नहीं आई, यानी हमारे पास सैंपल में एंटीजन्स बहुत कम थे और वो रेडियो एक्टिव एंटीजन्स को जो एंटीबॉडी के साथ लगे हुए हैं उसको रिप्लेस नहीं कर पाए। ठीक है। अगर हमारे पीपीटीज में ज़्यादा होगा, रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल में एंटीजन्स बहुत कम हैं। और अगर हमारे पीपीटीज में जो रेडियो एक्टिविटी है वो बहुत कम होगी, रेडियो एक्टिव बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है वो रिप्लेस हो गए हैं थ्रू द अनलेबल्ड। तो वहाँ पर चूंकि अनलेबल्ड ने रिप्लेस कर लिया, इसका मतलब अनलेबल्ड प्रेजेंट थी ज़्यादा अमाउंट में, तो उसने रिप्लेस किया है ना। तो ये हमें चीज़ ये बताएगी कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें एंटीजन ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं जो हमने पहले देखा। मैंने ये लिखा हुआ कि रेडियो एक्टिव एंटीजन लिया, उसको एंटीबॉडी में मिक्स किया और उसमें हमने सैंपल ऐड कर दिया। वहाँ पर कंपिटिटिव बाइंडिंग होगी, इसका मतलब ये कि लेबल्ड और अनलेबल्ड जो है वो कंपीट करेंगे दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए। अगर अनलेबल्ड ज़्यादा होगा तो वो लेबल को रिप्लेस कर देगा, और अगर अनलेबल कम होगा यानी सैंपल में एंटीजन कम होगी तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा? उनकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करके। ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास आ जाएंगी इनकी एप्लीकेशंस, जो कि रेडियो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं। और 1901 में रेडियम जो है फर्स्ट कंपाउंड था जिसको मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया गया था। दिस इज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा जो हमारी रेडिएशन की जो चॉइस है वो डिपेंड करती है कि हमने जो अपनी रेडिएशन है उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, किस तरह के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना है, और हमें किस टाइप की और किस एनर्जी की रेडिएशन चाहिए। तो हमारी चॉइस इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोनों, टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी। टेलीथेरेपी क्या है? अच्छा, टेलीथेरेपी अगर कभी जनरली आप लोगों ने टर्म सुनी हो तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत दूर बैठ के या इंटरनेट के जरिए मेंटल हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करना, या इश्यूज को सॉल्व करना यूजिंग इंटरनेट, यानी सम एक्सटर्नल सोर्स। तो हम टेलीथेरेपी में क्या करते हैं? हम ट्रीट करते हैं कैंसर को यूजिंग रेडिएशंस बाय एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है कि आउटसाइड द बॉडी, ये डिस्टेंट फ्रॉम द बॉडी। और ब्रैकीथेरेपी में क्या करते हैं कि इंटरनल रेडिएशन थेरेपी हम करते हैं। हम इम्प्लांट कर देते हैं रेडिएशन को सीड की फॉर्म में या रिबन की फॉर्म में कैंसर टिश्यूज में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। जब हम रेडिएशंस को वहाँ पर जो है वो करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, तो रेडिएशन के जरिए वो कैंसर सेल्स को रिमूव करते रहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म थे, टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी। बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर को ट्रीट करना यूजिंग रेडिएशन, और बॉडी के बाहर से यूजिंग रेडिएशन जो है वो ट्रीट करना है कैंसर को। ठीक है जी। सो हियर वी गो फाइनली। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।